Hey guys, this is Himanshu and it is your beautiful channel HC Square। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर में और हम फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज में शामिल है। ये हमारा पार्ट 3 अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, गुरुत्व केंद्र है क्या, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। दोस्तों अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज बनाते जरूर हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के अलावा पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रेविटी तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेविटी कैसे आती है, तो हमको पता है कि जो बड़े बड़े जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास एक क्या होता है, बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि किसी वस्तु का वे पॉइंट होता है जिस पर उसका समस्त वेट कार्यरत माना जा सकता है। तो वही वेट जहां पे कार्यरत होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ही हमारा इससे रिलेटेड है। बढ़ते हैं पहले MCQ की तरफ दोस्तों। तो पहला MCQ हमारा इससे रिलेटेड है कि द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों हमको पता है कि द पॉइंट थ्रू यानी कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी समझ लीजिए, कोई भी बॉडी है, उसका जो होल वेट होगा जिस बॉडी पे एक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों जब भी कोई पॉइंट होता है उसका होल जहां पे एक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों वह बिंदु जिससे होकर शरीर का पूरा भार कार्य करता है क्या कहलाता है, नंबर 1 इनिशियल पॉइंट, नंबर B सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नंबर C सेंट्रॉइड, नंबर D सेंट्रल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, केंद्रीय बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये एक कांस्टेंट पॉइंट होता है, यानी एक स्थिर बिंदु होता है दोस्तों। बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग होती है, शेप पे डिपेंड करती है दोस्तों। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नए MCQ की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकेंड MCQ आज का। तो आज का हमारा सेकेंड MCQ की द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड। वहां पे हमने होल वेट की बात की थी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एरिया है वह बिंदु जिस पर समतल आकृति का यानी कोई भी प्लेन सरफेस है उसका क्षेत्रफल संकेंद्रित पाया जाता है। तो दोस्तों कोई भी एरिया है, अगर हम उसका एक पॉइंट निकालें, तो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी सरफेस हो, यानी मतलब प्लेन सरफेस, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इसके अलावा जो भी यानी ऐसा सरफेस जिसकी मोटाई ना हो, जिसकी क्या हो, मोटाई ना हो, समतल हो, एकदम प्लेन सरफेस हो दोस्तों, तो उसके लिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान अगर प्लेन सरफेस है तो द्रव्यमान होगा ही नहीं, तो द्रव्यमान मतलब नगण्य हो। तो इसके लिए क्या होता है, किसी प्लेन सरफेस पर जो मास होता है, मास नहीं एरिया सफिशिएंट होता है दोस्तों। किसी भी प्लेन सरफेस पर मास नहीं एरिया सफिशिएंट होता है। तो दोस्तों वह बिंदु जिस पर समतल आकृति का कुल क्षेत्रफल संकेंद्रित होता है क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है, यानी परिकेंद्र कहलाता है दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, सेंट्रॉइड हो जाएगा। सेंट्रॉइड मतलब होता है केंद्रक, इसे हम परिकेंद्र भी कहते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लाइज। तो दोस्तों हमको पता है कि कोई भी क्षण कैसी है, यूनिफॉर्म रोड लाइज है। तो दोस्तों यूनिफॉर्म रोड है, तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट से हम एक क्या करते हैं, एक क्या कराते हैं, एक समान क्षण गिराते हैं।
तो दोस्तों अगर हमको पता है कि अगर ये कोई क्षण है, तो अगर इसको हम पहले लटकाएंगे तो कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी, ऐसे लटकेगी जाके कहीं पे, है कि नहीं? ऐसे करके। लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या होगी, धीरे धीरे करके ये एकदम हॉरिजेंटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोई ऐसा बिंदु जिस पर ये क्षण क्या हो, एकदम हॉरिजेंटल हो जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? इस यूनिफॉर्म रोड का क्या कहलाता है? सेंटर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। नहीं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये क्षण जो है इंक्लाइंड ना होकर के क्या हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए, वहां पे जो वो जो पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। उसका हमको पता है कि वेट नीचे की ओर रहता है, ग्रेविटी का वेट नीचे की ओर रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कहां पे होता है? मिडिल पॉइंट पे ही होता है। सिंपल सी बात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एट इट्स मिडिल पॉइंट। यानी वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लाइज? तो एट इट्स मिडिल पॉइंट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्किल लाइज? वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भी सर्किल होगा, कोई भी सर्किल होगा, किसी भी वृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ होता है? अगर हम इसके लिए अगर हम क्या करें, इसके लिए अगर हम गुरुत्व केंद्र की बात करें तो कहाँ होगा? एकदम पॉइंट पे होगा। यानी जो गुरुत्व केंद्र होगा वो क्या होगा? सेंटर पे होगा। यानी जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मींस मतलब जो वृत्त होता है, वृत्त का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का डायमीटर का जो हाफ होता है, यानी जहां से रेडियाई हम मापते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका केंद्र हो जाएगा। यानी इसका इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसके केंद्र पर होता है दोस्तों। तो इसके लिए जो एरिया होता है हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम एक्स बार की बात करें तो हमारा आर ही हो जाएगा, और वाई बार की बात करेंगे तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एट इट्स सेंटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है आपका कि एक क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, इसका आपको क्या निकालना है? गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो दोस्तों एक रेक्टेंगल दिया है, तो अगर हम इसकी बात करें तो लिखा है वेयर विल बी द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल लाइज इन कोऑर्डिनेट्स। तो दोस्तों अगर हम इसके लिए एक्सेस बनाए तो ये हमारा हो जाएगा y एक्सेस, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सेस। ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा 0,0 जहाँ पे होता है लाइज। तो दोस्तों हमको पता है कि जो ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के लिए क्या होता है? जो एरिया होता है ट्रायंगल के लिए, एरिया की बात करें तो हमारा लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है, अगर हम इसके लिए अगर हम फाइंड करें, क्या फाइंड करें? जी फाइंड करें तो कैसा हो जाएगा हमारा? इसके लिए हम क्या करेंगे? डायगोनल खींच देंगे, डायगोनल जहाँ पे कट कर देंगे वो हमारा पॉइंट जी हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है कि इसका गुरुत्व केंद्र यानी जी फाइंड करना है कितने पे होगा। तो दोस्तों अगर हम फाइंड करें जी तो ये हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमें पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए, अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो ये हमारा 12 है, तो 12 का ये हाफ हो जाएगा, और ये हमारा 3 है, ये 3 का हाफ हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो हमारा x बार होता है, x बार बराबर होता है L/2, यानी लेंथ का आधा, x बार बराबर लेंथ का आधा। लेंथ कितनी है हमारी? 12, यानी 12/2 इज दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब हम y बार की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b/2, यानी ब्रीथ बाय 2, ब्रीथ कितनी है हमारी? 3/2 इक्वल टू 1.5, यानी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो हमारी ग्रेविटी होगी वो क्या हो जाएगी? 6,1.5, दैट इज राइट आंसर दोस्तों हमारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमारे पास बहुत सारे शेप होते हैं, 7 या 8 शेप हैं जिसके बारे में हमको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या था? यहाँ पे हमने ये हमारा क्या था? सरफेस से रिलेटेड था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक बढ़िया शेप, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा टफ रहेगा ये हमारे लिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टी सेक्शन शोन इन द फिगर्स। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? टी सेक्शन है, इसमें क्या निकालना है हमें? हमको निकालना है ग्रेविटी। तो इसके लिए अगर हम सिमेट्री बनाए तो सिमेट्री क्या होगी कि इसके बीच से जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे हमारा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे कितने फिगर दिए हैं? 2 फिगर दिए, ये एक,
ये नंबर 2। अगर हम पहले वाले की एरिया की बात करें तो फॉर 1 के लिए एरिया की बात करें तो हमारा एरिया उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ 12 ब्रीथ इंटू यानी 12 इंटू 3, 12 3 क्या हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अगर हम इसके लिए x की बात करें दोस्तों, अगर हम सिंपल सा बात करें इसके लिए x अगर हम इसके लिए अगर हम इसकी बात करें ग्रेविटी की, तो सिंपल सा बात होगा कि ग्रेविटी कहाँ पे होगी, ग्रेविटी एज द पॉइंट g यहीं कहीं होगा इसी लाइन पे, यानी x हमारा 0 होगा। अगर हम यहाँ से बात करें x बार की बात करें तो इधर तो हमारा माइनस यानी 12/2 यानी -6 प्लस 12/2, तो हमारा क्या हो जाएगा -6 प्लस 12/2 यानी हो जाएगा 0। अगर हम y बार की बात करें तो y बार मतलब यहाँ से यानी 10 प्लस 3/2 इज दैट मीन्स 11.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये वाला हमारा हो गया एरिया फॉर 1 के लिए। अब हम दूसरे फिगर्स की बात करें तो दूसरे फिगर में क्या हो जाएगा हमारा एरिया, दूसरे फिगर के लिए एरिया क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 यानी 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो हमारा एक्स बार क्या हो जाएगा, हमारा एक्स बार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्स बार हो जाएगा यहाँ पे -1.5 प्लस L/2 यानी 1.5 इधर है, -1.5 करेंगे प्लस L/2 इस दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे L/2 की वैल्यू रख देंगे L यानी 3 यानी -1.5 प्लस 1.5 इज दैट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दोस्तों क्या आ जाएगा सिंपल सा 0, आप समझ रहे होंगे, यानी x बार हो गया यहाँ पे 0। अब हम y बार की यहीं पे बात कर लेते हैं तो y बार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम चलें यानी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, x बार तो हमारा 0 ही रहेगा, और y बार की बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलें यानी क्या हो जाएगा 3/2 इज दैट मीन्स 1.5। अगर हम इसके लिए क्या बात करना है, हमको इसके लिए g निकालना है, तो हमको पता है कि इसके लिए एक मेथड होता है जिसे हमें पता है कि अगर हमको एरिया फाइंड करना है, टोटल x बार फाइंड करना है, तो हमारा क्या होता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। सिंपल सी बात दोस्तों, हमको पता है कि यहाँ पर जो हमारा x है ये दोनों कोऑर्डिनेट में क्या है हमारा 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी अगर हमको जो ग्रेविटी मिलेगी वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर हम y बार की यही बात करें तो y बार क्या हो जाएगा हमारा a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 दोस्तों। तो अगर इसको हम फाइंड करें तो ये हमारा आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर 36 इंटू 11.5 प्लस 30 इंटू 5 अपॉन 30 प्लस 36, और इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 8.545 सेंटीमीटर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर एट 8.545 सेंटीमीटर पे। यानी यहाँ से हम कितना जाएंगे, यहाँ से अगर हम 8.545 पे जाएंगे यानी यहाँ कहीं पे, तो ये हमारा जी आ जाएगा। तो जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार फिर से उसी तरीके का लंबा सवाल। अब की बारिश में क्या है, हमारे 3 फिगर दे दिए गए। अगर हम इसके लिए बात करें एक्सिस की तो ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस। अगर हम इसके लिए सवाल की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए हम सवाल यहाँ पे देखते हैं इस फिगर के अनुसार। दोस्तों इस फिगर में क्या दिया है, अगर हम इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3, दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम 1 की बात करें तो पहले चित्र के लिए क्या हो जाएगा हमारा एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये 5 है, क्योंकि इतना हमारा 1 फिगर है तो ये 5 इंटू 2 यानी हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसके बाद अगर हम x बार की बात करें तो x बार हमारा क्या हो जाएगा 2/2 यानी 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर y1 की बात करें, ये हमारा x1, ये हमारा a1 मान लेते हैं क्योंकि पहले के निकाले। अब y1 की बात करेंगे तो दोस्तों ये दूरी हमारी क्या दी है, ये दूरी हमारी क्या है 1 सेंटीमीटर। कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और 1 में इतना प्लस ऐड कर लेंगे, हमारी जो g आएगा यानी जो g आएगा इसके लिए, इस सिमेट्री के लिए g यहाँ कहीं आएगा दोस्तों, तो इसके लिए 1 प्लस इतना यानी 1 प्लस 5/2 इज दैट मीन्स हमारा आ जाएगा 3.5। अब जल्दी बताते थोड़ा दोस्तों, आराम से समझिएगा, आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास तो ऑफर है, हमारे पास कुछ नहीं है। 1 इंटू 2 सेंटीमीटर। दूसरे के लिए अगर करें तो ये इसकी हाइट दी है 1
और ब्रीथ जी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके लिए हो जाएगा। अगर हम इसके लिए x2 की बात करें तो 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसके लिए y2 की बात करें तो y2 क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर। अब यहीं पे अगर हम a3 की बात करें, a3 यानी थर्ड फिगर के लिए यानी इतना प्लस इतना, तो हमारा a3 क्या हो जाएगा, a3 के लिए जो लेंथ है 4, ये पूरी 4 है ना, लेकिन इतनी क्या है, इतनी 2 है, यानी ये जो ये बची ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी a3 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 1 सेंटीमीटर, यानी 2 × 1 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसी के अलावा बात करें x3 की, y3 की, तो x3 हमारा हो जाएगा 2 + 2/2, तो हो जाएगा 2 + 2/2। और y3 की बात करें तो y3 हमारा 0.5, y3 क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 0.5 यानी 1/2 हो जाएगा 0.5। अगर 2 + 2 1/2 करें तो 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें x बार की, तो x बार निकालेंगे तो हो जाएगा 10 × 1 + 2 × 1 + 2 × 3 अपॉन 10 + 2 + 2 इज दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 1.28 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर हम यही y बार की बात करते तो y बार बराबर हमारा आ जाता 10 × 3.5 + 2 × 0.5 + 2 × 0.5 अपॉन 14। दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर आ जाता है 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपके पेपर में क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर से जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है इतने कठिन क्वेश्चन ना है, लेकिन अगर आ भी जाए तो ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल मेथड हमें अप्लाई करना है और राइट आंसर हमें मिल जाएगा, यानी 1.2 यानी हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.28, 2.64। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 1.28, 2.64। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। For a triangular lamina of a height h of the centroid is located at the dash from base। दोस्तों कोई भी ट्रेंगल होता है, अगर हम ट्रेंगल की बात करें तो ट्रेंगल सिंपली ऐसा होता है, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये हमारा हो जाएगा हमारा b और ये हमारी हो जाएगी हाइट। अगर हम बात करें इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मिडिल पॉइंट की बात करें तो ये हमारा मिडिल पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हमको कह रहा है बेस से कितनी दूरी होगी, अगर बेस से ऊंचाई h है तो यहाँ से क्या हो जाएगा h/3 दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, h/3 इज राइट आंसर। इसके लिए अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा 1/2 × b × h, हमको नॉर्मली पता है। अगर हम y बार की बात करें तो हो जाएगा y बार तो हमको पता ही है h/3, और अगर हम इसी की जगह x बार की बात करें तो x बार हो जाएगा b/3 दोस्तों। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। बहुत ही बड़ा लेक्चर है, क्या पार्ट 2 में बना है, नहीं एक ही में कर देते सब। अगला क्वेश्चन हमारा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ ए विथ b एंड डेप्थ d आर। तो चौड़ाई b और गहराई d के आयत के केंद्रक के निर्देशांक होंगे दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी आयत है, सिंपल सा दोस्तों, कोई भी आयत है तो उसका सेंट्रॉइड जी होगा। हमको कह रहा है कि ये निर्देशांक क्या होंगे, तो दोस्तों अगर इसकी लंबाई l है, ये b है, नहीं सॉरी ये क्या है, ये दिया है b और ये दिया है d, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, सिंपल सा b/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी d/2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर b/2। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ बार ऑफ अ यूनिफॉर्म डायमीटर इज लोकेटेड एट द डैश बार। तो दोस्तों अभी हम पढ़ के आए कि कोई भी अगर बार उसको अगर हम लटकाएं कहीं पे, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, एक क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है ऑटोमेटिक। तो वो जो पॉइंट होता है वो मिडिल पॉइंट होता है बॉडी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मिडिल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। दोस्तों कोई भी बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी पर, यानी जो कोई भी बॉडी, अगर बॉडी हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, यानी क्या होगा, बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
the diameter of a cylinder is d and height h, what will be the center of gravity? किसी बेलन का व्यास d तथा ऊंचाई h हो तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? दोस्तों कोई भी बेलन है, सिंपल सा कोई भी बेलन अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, कोई बेलन की बात करें तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी g की बात करा, ये क्या होगा? मान लीजिए दोस्तों h ऊंचाई का है तो ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से क्या हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी h/2। देन हमारा राइट आंसर इज h/2। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे गलत क्रॉस लग गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर h/2। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एन ऑब्जेक्ट? देन वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द मेथड ऑफ जियोग्राफिकल मेथड, by the method of movement method, by the graphical method, and we use there are 3 methods, is that means हमारा राइट आंसर हो जाएगा all of the above। तो किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो हम तीनों विधि से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि what will be the center of gravity of the object of any given position? पिंड की किसी भी स्थिति में उसका गुरुत्व केंद्र कैसा होगा? तो दोस्तों अभी हमने पीछे बात की थी कि कोई भी पिंड होगा, कोई भी बॉडी होगी जो उसका क्या होगा, जो उसका गुरुत्व केंद्र होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी स्थिर होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कांस्टेंट। कोई भी पिंड होगा उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा यानी जी होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, at what distance will the center of gravity of any cone be on its axis from the base? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा h/4। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई भी कोन है, अगर हमारा कोई भी कोन की बात करें, कोई भी कोन है हमारा, तो इसके लिए जब हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट होती है h। अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी यहाँ पे है तो इसके लिए जो हाइट हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, h/4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा h/4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि इन व्हाट रेशियो डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स? किसी त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है यानी जो माध्यिका होती है उसको कितने अनुपात में विभाजित करती है? अगर कोई भी त्रिभुज है दोस्तों, हमारा कोई भी त्रिभुज है, अगर उस पर माध्यिका कोई भी खींचे तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या करती है, लाइन को क्या करती है, 2:1 में डिवाइड कर देते हैं, 2:1 में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 2:1। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन फिगर इज द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई, किसी समतल आकृति का गुरुत्व केंद्र होता है जिस स्थान पर एक्स और वाई आपस में क्या करते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वे होता है, अगर हम किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दोनों बिंदु का जो होता है कटान बिंदु होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर दोस्तों, कटान बिंदु काटते हैं, कोई भी शेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, डिपेंड ऑन इट्स शेप, किसी भी आकार पर निर्भर करता है। हम बार बार ये आपको बात बता रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट शेप, सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 2 और मोर देन 2? तो किसी भी दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु के लिए गुरुत्व केंद्र क्या होगा, एक हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। किसी वस्तु के 2 या अधिक गुरुत्व केंद्र नहीं हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेमी सर्कल सेंट्रॉइड इज, यानी जो सेमी सर्कल होता है एक अर्धवृत्त का केंद्रक होता है। दोस्तों एक अर्धवृत्त का केंद्रक क्या होता है, 2r/π, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 2r/π। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कहीं भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जो सेंटर ऑफ मास होता है एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 100 किलोग्राम मान लीजिए डिब्बा है 100 किलोग्राम का है, तो इसका मास तो हरदम सेम रहने वाला है। इसका मास क्या है, हरदम सेम रहने वाला है, जहाँ रहे हैं पृथ्वी पर अगर हम इसको रख दें तो
चाहे जहाँ रहे इसका मास क्या होगा, सभी जगह सेम रहेगा। 100 किलोग्राम वहाँ था, यहाँ, ठीक है। हम कहीं भी ले जाएं इसको, चंद्रमा में ले जाए, कहीं भी ले जाए, पहाड़ पे रखें, समुद्र में डाल दें, तो इसका वेट क्या रहने वाला, 100 किलोग्राम रहने वाला है। लेकिन अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, mg हो जाता है हमारा। अब यहाँ से किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास के साथ क्या है, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। और जब भी ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर तो रखे थे, तो ये यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ठीक एक ही रहेगा। इस अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इस बॉडी की बात करें। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द हैवी बॉडी लाइक हिल्स, माउंटेन्स, देन क्या होगा, वहाँ पे तो चेंज होगी ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। समुद्र की बात करें तो वहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। चंद्रमा की बात करें तो वहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी यह यूँ कहें कि छोटे यानी जो छोटे मास वाली बॉडी का द्रव्यमान जो होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बिंदु पर होते हैं। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो उसका मतलब केवल उस वस्तु के द्रव्यमान से है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो उसमें मास के साथ साथ ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो ग्रेविटी होती है चेंज होती रहती है। इसलिए दोस्तों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं छोटी चीज़ों की बात करते हैं तो उनके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या है, दोनों सेम होता है दोस्तों। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आज आई होप आपको ये पता चल गया होगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो में। बहुत ही अमेजिंग वीडियो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके जो सवाल हैं दोस्तों जरूर लगाए कि पेपर में 100% आने की संभावना है। दोस्तों पेपर क्या होगा कि हमारे 20 से 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे पूरी अप्लाइड मैकेनिक्स से, MCQ टाइप के। तो उस 20 से 25 MCQ में ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। दोस्तों ये सवाल जरूर लगा लीजिएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई भी कन्फ्यूजन आपका हो तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन आप ही लोग तो हमें दे रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।